राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में जो नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी। ठीक, उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। और उसी तरह अब दिल्ली विधानसभा में जो मुख्य एक लड़ाई कह लीजिए या एक मुख्य वाद विवाद जो होगा वो होगा मौजूदा मुख्यमंत्री यानी प्रथम बार की मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और प्रथम बार ही मुख्यमंत्री बनी आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना, जो कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष बनेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रोमांचक जो विधानसभा सत्र दिल्ली का होगा, जो 3 दिन के लिए कल से यानी 24 तारीख से शुरू होने वाला है। 3 दिन चलेगा ये विधानसभा सत्र। और इसमें प्रथम तो जो होता है नई सरकार बनती है, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है, पहले अभिभाषण होता है माननीय उपराज्यपाल का, फिर डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, मुख्यमंत्री, इस तरीके से सभी के अभिभाषण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जब से यानी 8 मार्च को जब से दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए हैं उसके बाद से लेकर अब तक किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की सरकार को, मतलब प्रथम दिन से ही एक तरीके से उनको घेरने का, उनको दोष देने का, उन पर आरोप मढ़ने का काम कर रही है। और ये आप सभी को पता है कि आरोप किस प्रकार के, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों से वादा किया है। क्या वादा किया है कि एक तो जो फ्री की स्कीम या जो फ्रीबीज अरविंद केजरीवाल के द्वारा दी जा रही थी वो ही दी जाएंगी। उसके अलावा जो 2500 रुपये का महिलाओं को वादा किया है वो, उसके अलावा 21,000 रुपये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जो दिल्ली के अंदर वो माताएं बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक, उनको मिलेगा। और उसके साथ ही यमुना सफाई में जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से मशीनें डिप्लॉय कर दी गई हैं, युद्ध स्तर पर यमुना सफाई का काम चल रहा है। और सरकार में मतलब शपथ ग्रहण से पहले ही, यानी जिस दिन रेखा गुप्ता जी का शपथ ग्रहण हुआ उससे पहले ही यमुना सफाई का अभियान बीजेपी की तरफ से शुरू कर दिया गया था। और जिस दिन रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली अपने कैबिनेट के साथ, जो कैबिनेट के मंत्री थे उन सबके साथ यमुना पर जाकर पूजा की। ठीक, तो ये जो संदेश है, आप एक चीज़ देखिए, ये जो यमुना की सफाई का अभियान शुरू हुआ है और ये जो पूरा प्रकरण है यमुना की पूजा करना, यमुना आरती करना, उसके बाद जिस तरीके से प्रवेश वर्मा जिनको कि पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है वो जिस तरीके से सड़क पर उतरकर पूरा सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, ठीक, सारी चीज़ों को बाकायदा दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। उसके साथ ही एक अहम जो आम आदमी पार्टी, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की से पहल की जा रही, वो की जा रही है पूरी दिल्ली को, दिल्ली यानी सराउंडिंग, पूरा जो दिल्ली का क्षेत्र है जहां से भी बॉर्डर लगते हैं उसके अंदर जितना भी दिल्ली का क्षेत्र है उसकी पूरी साफ सफाई, यानी जिस तरीके से नालियां बजबजा रही थी, कूड़े का ढेर लगा हुआ था, ये सारे प्रॉमिस, ये सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी करके आई है उसको ये वादे पूरा करना है। जिस तरीके से उसने अपनी पूरी कैबिनेट को, भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी कैबिनेट को काम पर लगाया हुआ, या कह लीजिए कि उनको काम पे लगाया जा रहा है। और उसके साथ ही जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी की जब भेंट हुई तो उसमें भी इस बात को लेकर जिक्र किया गया, उसमें भी इस बात के लिए संस्तुति की गई कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे जो दिल्ली के साफ सफाई अभियान है और दिल्ली की जो जनता से किए गए वादे हैं उनको पूरा करने के लिए स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, और आज चूंकि दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा मुख्यमंत्री उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जो सवाल पूछे गए, सवाल वही हैं घूम फिर के कि दिल्ली की जनता से जो वादा किया गया है उसको कब तक पूरा किया जाएगा। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो ये दिया कि जिस प्रकार के जो राजस्व विभाग की या दिल्ली के जो खजाने की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक, और उस खजाने को, उस स्थिति को देखते हुए पूरी कैबिनेट बैठकर मिलकर फैसला लेगी और
कब से ये जो योजनाएं हैं उनको लागू करना है। एक डेट निकल के आ रही है कि 8 मार्च तक, यानी ये जो आने वाली होली है उससे पहले 8 मार्च तक ये पहली किस्त महिलाओं के खाते में पहुंचाई जा सकती है। अभी इस बात के अंदेशा लग रहा है, ठीक, पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये तो मौजूदा सरकार तय करेगी और सरकार का मंत्रिमंडल तय करेगा। और इसके निमित्त जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने बार बार इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि जितने भी वादे किए गए हैं जनता से, भले ही वो स्वास्थ्य की गारंटी हो, शिक्षा की गारंटी हो, पानी की गारंटी हो, चाहे महिलाओं को भत्ता देने की गारंटी हो, जो भी वादे किए गए वो 1001% पूरे किए जाएंगे, ठीक। उसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उन पर आरोप मढ़े गए हैं, उनका कहना है, यानी आतिशी मार्लेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, ठीक, उसमें वो जो कह रही हैं कि हम जो दिल्ली की जनता से वादा करके बीजेपी आई है, तो हम बीजेपी वालों से एक ही आशा करते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं कि उन्होंने जो दिल्ली की जनता से वादा किया है वो कब तक पूरा होगा, ठीक। और उन्होंने इस बात पर पलटवार करते हुए कहा कि हम जो दिल्ली के अंदर हमारा जो राजस्व हम छोड़कर आए थे, यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी वो स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स, यानी जो दिल्ली के खजाने की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। और उन्होंने एक चीज़ का और जिक्र किया कि जब 2015 में हमने सरकार बनाई थी, जब हम सरकार में आए थे, तब दिल्ली का बजट था कितना, 30,000 करोड़ रुपए। उस बजट को पिछले 10 साल में बढ़ाकर हमने कितना किया, उनका कहना है कि जो पिछले अभी 24-25 का बजट उन्होंने पेश किया था, उसमें उनका कहना है कि उन्होंने इस बजट को बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए, यानी 2.5 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है। और उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ का और हवाला दिया कि जो कैग रिपोर्ट होती है, एक कैग रिपोर्ट उनके पास भी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि उस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि पूरे देश में दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि पूरे 10 साल में कभी भी राजस्व का घाटा नहीं आया है। और इतनी योजनाएं चलाने के बाद भी, इतना बड़ा मॉडल तैयार करने के बाद भी दिल्ली की सरकार कभी भी घाटे में नहीं आई है। लेकिन हकीकत इसके उलट है, हकीकत इसके उलट है कि दिल्ली की जनता जिस प्रकार से सुविधाओं के लिए तरसी, उसको फ्री बस दे दी गई लेकिन बसों को नहीं बढ़ाया गया, उसको पानी दिया गया लेकिन कैसा गंदा पानी दिया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर किस प्रकार मोहल्ला क्लिनिकों में गुंडागर्दी हुई, किस प्रकार मोहल्ला क्लिनिकों को एक ड्रग कार्टेल के हवाले कर दिया गया था, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। और तो और शायद ये पहली सरकार होगी जिसके सभी मंत्री, वरिष्ठ सभी मंत्री, पूरी कैबिनेट जेल होकर आ चुकी है, ठीक, एक्सेप्ट इस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। तो ये जो वाद विवाद है ये बहुत ही, कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर पहले दिन का सत्र बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जोरदार होने वाला है, क्योंकि कल पहला सत्र, और जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने अपने शुरुआती भाषणों में कहा, और उसी बात को दिल्ली कि जब चुनाव चल रहे थे उस समय प्रचार के समय भारतीय जनता पार्टी ने भी जोर शोर से कहा था कि जिस दिन भी हमारी सरकार बन जाएगी तो जो भी 14 कैग रिपोर्ट्स हैं, पहले सत्र में पहले दिन सारी जो प्रक्रिया होती सरकार बनाने की, स्पीकर डिप्टी स्पीकर चुनने की, उसके अलावा जो माननीय विधायकगण हैं उनकी सबकी शपथ की, मंत्रियों के शपथ की, उसके बाद जो पहला काम होगा वो पहला काम होगा विधानसभा के पटल पर जो 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेंडिंग है उनको रखना, और उनके निमित्त जो भी कमेटी बनानी पड़े या कोई भी जो जांच एजेंसी को नियुक्त करना पड़े वो सब किया जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि पहला दिन यानी कल के बाद अरविंद केजरीवाल, यानी जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे वो आप 25 तारीख को ही सुन रहे होंगे, तो जिस समय आप ये वीडियो सुन रहे होंगे ये मान के चलिए उस समय दिल्ली के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, और उस विधानसभा सत्र के अंदर आपको नेता प्रतिपक्ष प्लस मुख्यमंत्री जो स्वयं अपने प्रतिनिधिमंडल की नेता होंगी, उनके बीच एक धमाकेदार आपको बहस और एक जोरदार नोकझोंक देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जब 14 कैग रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाएंगी, और उन कैग रिपोर्ट्स में क्या क्या है, ठीक, उनमें शीश महल भी है, उनमें दवाइयों का घोटाला भी है, उनमें पानी का घोटाला भी है, उनमें शराब का घोटाला भी है, उनमें जो शिक्षा से संबंधित घोटाला है वो भी है, जो जमुना सफाई का घोटाला है वो भी है, सड़कों के लिए जो पैसे आए वो भी है। मतलब सारे घोटाले, जितनी योजनाएं, जितने जो वादे करके अरविंद केजरीवाल आए थे और जिस तरीके से उनको
केंद्र सरकार की तरफ से 7,000 करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना सफाई के लिए। और आपको पता ही है कि यमुना की सफाई कितनी अच्छी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने की। यमुना को इतना साफ कर दिया, इतना साफ कर दिया कि आज तक उसमें लोग डुबकी लगा नहीं पा रहे हैं। ठीक, इतना साफ कर दिया। और यही वो धूर्त लोग हैं। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को जमुना जी इतनी गंदी है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन यही वो लोग हैं, इतने धूर्त लोग हैं जो कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। यानी मानसिकता का स्तर देखिए, नीचता का स्तर देखिए, और देश के प्रति जो देश की आस्था है उसके प्रति इन लोगों की एक दोहरी चरित्र की भावना, चारित्रिक भावना, जो दोहरी चारित्रिक भावना होती है उसको देखिए कि इनको यमुना जी में तो सफाई नजर आती, यमुना जी गंदी नजर नहीं आती, लेकिन इनको महाकुंभ गंदा नजर आता है। इनको महाकुंभ में, जो कि लगभग लगभग पूरी दुनिया की 10% आबादी, मैं आपको होश में, पूरे होश में इस बात से रूबरू करा रहा हूं कि जब तक कुंभ का समापन होगा, और चूंकि आधिकारिक तौर पर जिस दिन हमारे यहाँ महाशिवरात्रि होगी उस दिन कुंभ संपन्न हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी, जब अभी होली है, होली के लगभग 1 महीने बाद तक कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालु स्नान करने के लिए जाते रहेंगे। और पूरी दुनिया, क्योंकि पूरी दुनिया की एक आबादी अप्रोक्सीमेटेड हम ये मान के चलते हैं लगभग 750 करोड़ के आसपास है, 750-800 करोड़ के आसपास। तो आप ये मान कर चलिए कि पूरी दुनिया की आबादी का लगभग लगभग 10% हिस्सा कुंभ में स्नान करके जा चुका होगा। तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 1/10 शेयर कुंभ में स्नान कर चुका होगा होली के बाद 1 महीने तक, जब तक कुंभ का जो लोग नहीं जा पाए वो लोग भी जाएंगे। तो जब आप आज से 1 महीने बाद ये आंकड़े उठाकर देखेंगे तो लगभग लगभग इस देश की, अगर हम इन काउंट करें तो इस देश की लगभग लगभग 90% सनातन आबादी, ठीक, कोई गैर सनातनी तो गया नहीं है उसमें, ना जाता है। और सनातन आबादी, जब मैं बोलता हूं, सनातन लोग बोलता हूं, तो मैं केवल हिंदुओं का संबोधन नहीं करता। जब मैं सनातन की बात करता हूं तो उसमें बौद्ध, सिख, जैन सभी को जोड़ता हूं। ठीक, सभी, ये सभी सनातनी है। जो लोग इनको अलग अलग करके देखते हैं, जैसे अभी एक बयान आया था, मुल्ला का नाम भूल रहा हूं मैं, उसने कहा था कि विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो पिता पुत्र दोनों मिलकर अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं सनातन के ऊपर, वो तो हिंदू है ही नहीं। तो उस जाहिल को मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सनातनी हैं, हमारी बहुत सारी बंचेज हैं, ठीक, उनमें जैन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, ठीक, ये सब सनातनी हैं। ये कोई इस्लामिक कंट्री या क्रिश्चियनिटी या और किसी धर्म के मानने वाले नहीं है, ना ये ईसाइयत के मानने वाले, ना यहूदी धर्म के मानने वाले, ये प्योर सनातनी है। और सनातनी होने का मतलब है कि उनकी श्रद्धा वैसी ही है जैसी और सभी सनातनियों की श्रद्धा हिंदू, जो हमारा धर्म है, हमारा संस्कार है, उसके प्रति है। तो जिन लोगों को कुंभ में कमी नजर आती है उन लोगों की आंखों से शायद पट्टी बंधी हुई है। और इतना तो आप ये मान के चलिए, किसने क्या नहीं कहा कुंभ को लेकर। कौन ऐसा राजनीतिक दल है इस देश में जिसने कुंभ को लेकर बुरा भला नहीं कहा। किसी ने मौत का कुंभ बताया, किसी ने उसके जल को, कुंभ के मतलब त्रिवेणी संगम के जल को ये बता दिया कि वो नहाने लायक नहीं है, सबसे दूषित जल है। यानी इतना दूषित है कि वो उसमें आदमी उसके पास नहीं गुजर सकता। लेकिन कमाल है, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे विद्वान लोग पड़े हुए जिनको कुंभ जो संगम है, जो त्रिवेणी संगम है, उसका जल उन्हें बुरा, खराब नजर आता है, गंदा नजर आता है, लेकिन उनको और कहीं का जल गंदा नजर नहीं आता। तो ये मानसिकता है लोगों की। और उसके बाद भी आप देखिए, इतनी सब बातें होने के बाद, मतलब एक शब्द यूज करूंगा, किसी को बुरा लगता हो लग जाए, एक कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो ये जो जनज्वार है, जन सैलाब है, ये हाथी है। और ये जो पार्टियां है ना, आप समझी गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये कहते रहेंगे, और जो मदमस्त हाथी है, यानी हमारा सनातन धर्म का जो पूरा आस्था का एक हाथी है, जो आस्था का जनज्वार है एक बहुत बड़ा, जो आस्था का जनसैलाब है, जो हमारी पौराणिक संस्कृति नामक एक वृहद ऐरावत है। हम अपनी आस्था को ऐरावत मानते हैं। जो ऐरावत है हमारे आस्था का, वो ऐसे ही चलता रहेगा। और दुनिया, मैंने आपको बता ही दिया क्या कहेगी, भौंकती रहेगी। तो आपको देखना होगा कि किस तरीके से पार्टी और नेता दोनों के मुंह पर लात रखकर
आम जनमानस इस देश का कुंभ में अपनी आस्था की आहुति देने जा रहा है। ठीक, और इस बात को अगर अब भी इन धूर्तों, इन नीचों को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि ये इस देश का जो मिजाज है, या इस देश का जो सौहार्द है, या इस देश के आम जनमानस की जो भावना है, उसको समझने में सक्षम नहीं है। और जो इस देश के आम जनमानस की भावना को नहीं समझ सकता, वो इस देश को क्या समझेगा। वो केवल और केवल क्या समझ सकते हैं, वो केवल केवल सर पर टोपी लगाकर, पीछे लाल साफा डालकर क्या करेंगे, रोजा इफ्तार करा सकते हैं। उनको रोजा इफ्तार में कोई कमी नहीं नजर आती, जिसमें घोर मलिच से मलिच आदमी भी उसी थाली में खाता है जिसमें एक शुद्ध व्यक्ति खाता हो। यानी एक ही थाली में गाय भैंसों की तरह चरते हैं, उसमें बचते हैं। ठीक, किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, लग जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारे धर्म को, क्या कहा था मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने क्या बोला था कि पैसे की बर्बादी है, ये पैसे की बर्बादी है। और जो तुम्हारे यहां बकरीद पर लाखों करोड़ों की तादाद में जानवरों को काट दिया जाता है, मोहल्ले की नदियां खून से लाल हो जाती हैं, वो क्या होता है? अगर ये पैसे की बर्बादी है तो वो क्या होता है? वो श्रद्धा है, वो आपका आस्था है। आपकी आस्था है, लोगों को मारना आपकी आस्था है, लेकिन हम एक पवित्र संगम में स्नान करने जाएं, हमारी आस्था पर सवाल उठता है। तो मैं इस देश के अंदर इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जितने भी लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं संगम में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब बीजेपी के ही समर्थक हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आस्था सबकी है, चाहे वो बीजेपी का समर्थक हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात माननीय प्रधानमंत्री से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि ये आयोजन ना किसी सरकार का है, ना किसी दल का, ये आयोजन है इस देश का, इस संस्कृति का, इस पौराणिक विरासत का। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने नारा दिया है, विरासत भी और विकास भी। तो ये विरासत को सहेजने का टाइम है। और आप देखिए धीरे धीरे जैसे ही ये कुंभ संपन्न होगा, उसके बाद संबल में जो विरासत सहेजी जा रही है, जो विरासत छुपी हुई है, जो निकल रही है, और जहां जहां विरासत फैली हुई है, वैसे तो पूरी विरासत जहां उंगली रख दो वहां हमारा है, लेकिन फिर भी हमारी और इस देश के 80% हिंदुओं की, 80% सनातनियों का सौहार्द देखिए, 80% आबादी का जो कहना चाहिए कि एक क्या होता है, वो 80% आबादी का सब्र देखिए कि उस पर इतने हमले होने के बाद भी वो चू नहीं बोलती है। ठीक, वो फिर भी बर्दाश्त करती है। लेकिन जो लोग अपने आप को ठेकेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्वघोषित ठेकेदार मान रहे हैं 80% आबादी के साथ साथ जो 20% आबादी है उसका भी, तो वो केवल उस 20% आबादी के ही स्वघोषित ठेकेदार हो सकते हैं, पूरे देश के नहीं, पूरे समाज के नहीं। और जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आते जा रहे हैं, इलेक्शन जिन जिन प्रदेशों में होते जा रहे हैं, उन प्रदेशों में उन सभी राजनीतिक दलों को वहां का मतदाता उनकी औकात भी बता रहा है। ठीक, अब कितने को समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, ये 2024 के बाद से जितने भी 5-6 लोग विधानसभा चुनाव हुए, साथ में उपचुनाव हुए, वहां आप उठाकर देख लीजिए इतिहास। ठीक, क्योंकि जो गलती मतदाता से एक बार हो गई वो हो गई, बार बार वही गलती होगी ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिन लोगों को जमुना जी साफ नजर आती हैं, तो फिर उनको कुंभ में गंदगी तो नजर आएगी ही आएगी। और जो मैं बात कर रहा हूं कि बार बार आतिशी और हमारी मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं उनको लेकर, वो इसलिए कर रहा हूं कि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो हमारी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जब विधानसभा के पटल पर दोनों आमने सामने होंगी और जब तर्क और वितर्क का दौर शुरू होगा, यानी तर्क का दौर क्या है, जब सीएजी रिपोर्ट सामने होगी और अकाउंट्स डिटेल सामने होगी, क्योंकि अकाउंट्स आप छोड़ के आए हो, अकाउंट्स तो आप कहीं ले जा नहीं सकते। कोई कुछ भी चीज जो ऑन रिकॉर्ड होती है, जो ऑन डॉक्यूमेंट होती है, उस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता, ना ही उस बात को झुटलाया जा सकता, ना उस बात को डिनाई किया जा सकता है। तो जो भी तथ्य कागजों पर मौजूद हैं और जो भी ऑन रिकॉर्ड है वो सब सामने आने वाला है। और कल के बाद अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती कैसे शुरू होगी, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे, जो अभी तक वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को साफ सुथरा बताने की, जब से वो जेल गए उसके बाद से ही वो अपने आप को साफ सुथरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो मंशा उनकी कामयाब होने वाली नहीं है। और रेखा गुप्ता जी, जैसा कि उन्होंने आते ही स्पष्ट कर दिया
कि जो जनता की, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, जो योजनाओं को लेकर जो उनसे वादे किए वो तो पूरे होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जिन जिन ने लूटा है उनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और उनको सभी को दिल्ली की जनता के लूटे हुए एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। ये बात भी स्पष्ट है, इससे भी कोई बच नहीं सकता। तो जो कल से दिल्ली की विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में जो 14 कैग रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट्स में लेकर शीश महल, लिकर स्कैम, एजुकेशन स्कैम, वाटर स्कैम, इन सबको लेकर बात चलेगी। और आतिशी मार्लेना ने एक चीज और बोली थी, वो आपको बताना सभी को बहुत जरूरी है, कि उन्होंने कहा था कि मैंने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वैसे ही भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, नए नए बहाने ढूंढेगी जनता से किए गए वादों को पूरा ना करने के लिए। यानी ये बात बड़ी अहम है, ये जो शब्द बोला है आतिशी ने कि मैंने चुनाव के समय पहले ही कह दिया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो नए नए बहाने ढूंढेगी कि इन जो वादे किए जा रहे हैं इनको पूरा ना करना पड़े। तो इससे आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि इस बात का अंदेशा आम आदमी पार्टी को भी था, क्योंकि उनकी जब मौजूदा उस समय की मुख्यमंत्री कह रही है कि हम ये बात पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए, मतलब ना पूरा करने के लिए बहाने ढूंढेगी, तो इसका मतलब इन्हें भी पता था ये सरकार में आने वाले नहीं हैं। इस बात को आप बड़े स्पष्ट तौर पर समझिए। और इसीलिए ये बार बार जो अभी सरकार का, मतलब एक तरीके से कहिए केवल मुख्यमंत्री की शपथ हुई है और मंत्रियों की शपथ हुई, अभी औपचारिक रूप से सदन की कोई भी प्रथम सत्र शुरू नहीं हुआ, ना अभी स्पीकर का भाषण हुआ है, ना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन सब का। और जो सबसे पहले सरकार, जब सदन में पहला सत्र शुरू होता है तो उपराज्यपाल का भाषण होता है, फिर औपचारिकताएं बहुत सारी होती हैं, ठीक। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कह दिया कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। और तो और सरकार ने भी इस बात को भी मन बना लिया है कि ये जो शीश महल है, सो कॉल्ड शीश महल है, इसको म्यूजियम बनाया जाएगा। अब आप सोचिए कि जिस दिन इस सो कॉल्ड शीश महल को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, और म्यूजियम बनाने के बाद उसका अर्थ क्या है कि ये म्यूजियम बनेगा तो जाहिर सी बात है लोग म्यूजियम घूमने जाते हैं, और जब लोग म्यूजियम घूमने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग शीश महल देखेंगे, और शीश महल देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई लूट खसूट का साक्षात उनके सामने होगा कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर अरविंद केजरीवाल ने उस समय में, जब दिल्ली की जनता और पूरे देश की, पूरे विश्व की जनता कोरोना से त्राही त्राही कर रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। यानी केंद्र सरकार पर आरोप यह लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस घर को बिना किसी से परमिशन लिए तोड़कर, जिसका बजट 7 करोड़ था, यानी जो घर मुख्यमंत्री आवास 7 करोड़ रुपए में बनना चाहिए था, उस मुख्यमंत्री आवास का बजट बढ़ाते बढ़ाते लगभग 40 करोड़ रुपए तक ले जाया गया, यानी ऑलमोस्ट 600% के आसपास। तो ये जितने भी घोटाले, जितने भी जो भ्रष्टाचार और जितनी भी दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई की लूट हुई है, इसका एक एक रुपए का, एक एक पाई का हिसाब मौजूदा सरकार लेगी। और इस बात से आप निश्चिंत रहिए, अरविंद केजरीवाल जिस दिन भी जेल पहुंच गए, ठीक, जिस दिन भी, और उसके साथ साथ और लोग भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन भी अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए, उसके बाद आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना, अरविंद केजरीवाल का जेल से वापस आ पाना एक दूर की कौड़ी नजर आएगी। और ये बहुत जल्द होने वाला है। इसका सबका लाइव टेलीकास्ट हम सब लोग देखेंगे। और आज, चूंकि जिस समय आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, आज अभी लोग विधानसभा का सत्र, दिल्ली विधानसभा का सत्र देखिएगा, आप सबको पता चल जाएगा कि क्या है ऊर्जा जो हमारी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और क्या ऊर्जा है एलओपी की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।